सरकार की तरफ से एक नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीरीज लाने की तैयारी की जा रही है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा ये कहा गया है कि गवर्नमेंट काफ़ी अग्रिम चरण में है एक नई WPI सीरीज लाने में। नई WPI सीरीज सरकार की तरफ से क्यों लाई जा रही है और इस बात का क्या महत्व है, ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि आखिर WPI क्या है और साथ ही हम समझेंगे कि CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है। और इन सबको समझने से पहले हम समझेंगे महंगाई क्या है, डिमांड सप्लाई के साथ कैसे ये इकोनॉमी में अपना एक साइकिल पूरा करती है और महंगाई क्या हमेशा बुरी ही होती है, क्यों हम कहते हैं कि एक रेंज के अंदर इन्फ्लेशन रहनी ही चाहिए। इन सारी चीज़ों पर अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करते हुए एक नई वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि संस्कृति IAS की तरफ से एक फाउंडेशन बैच जो है लाया जा रहा है। इस बैच के बारे में अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो संस्कृति IAS की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी आप बात कर सकते हैं और जो भी सूचना आपको चाहिए उसका पता कर सकते हैं। अब देखिए, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, ये कब की है, 14 मार्च की है, जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है पुरानी WPI सीरीज को स्क्रैप कर देगी और जो है एक नई सीरीज लेके आ रही है जिसका बेस ईयर क्या होगा, 2017-18 होगा। ये बेस ईयर क्या होता है समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि देखिए फिलहाल जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो WPI यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक की महंगाई है वो डबल डिजिट में चल रही है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो अप्रैल 2021 के आसपास ये करीब 4.83% पर थी। अगर मैं इसकी अभी 11 महीने के बाद बात करूं तो ये लगभग 13.25% पर चल रही है। हमारे यहाँ देखिए, अगर CPI की भी बात करें तो CPI भी अभी जो है, जो एक RBI की तरफ से एक बैंड दिया गया है कि जो एक महंगाई है CPI वो 4% पर होनी चाहिए, साथ में ±2% जो है सहन हो सकता है। लेकिन अभी ये देखिए 4+2 यानी कि 6% तक की इन्फ्लेशन हमारे यहाँ मान्य है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर जो है चल रही है 6.07%। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि WPI के डाटा में और CPI के डाटा में काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है। जहाँ हमारी होलसेल महंगाई लगभग 2 डिजिट पे चल रही है, वहीं जो हमारी उपभोक्ता के लेवल पे महंगाई है वो करीब 6% पर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी की सही पिक्चर इस इंडेक्स के द्वारा नहीं दी जा रही है। तो इसीलिए सरकार ने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, उनको सही तरीके से मापने के लिए हमें WPI को अद्यतन करना पड़ेगा, नया लेके आना पड़ेगा। इसीलिए जो WPI आज हम यूज़ कर रहे हैं जिसका बेस ईयर 2011-12 है, उसको चेंज करके कितना कर देंगे, 2017-18 कर देंगे। देखा जाए तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि फिर तो सरकार को CPI का भी चेंज करना चाहिए। दरअसल CPI का जो देखिए बेस ईयर है उसको चेंज करने के लिए बहुत सारा डाटा गवर्नमेंट को चाहिए और वो डाटा जो है सरकार के पास आएगा सारे उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर्स का जो है सर्वेक्षण करके। एक बात समझते हैं पहले, WPI देखिए थोक मूल्य के स्तर पर महंगाई होती है, यानी कि मंडी से जब आप रिटेल में बल्क में माल खरीद के लाते हैं उस टाइम पे क्या रेट आपको पे करना पड़ रहा है, वो WPI कहलाता है। तो इसका जो डाटा होता है वो इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, मंडियों से जो है सरकार ले लेती है। लेकिन CPI जो कि मुझ में आपको जो मार्केट में प्राइस पे करना पड़ रहा है, हम पे जो महंगाई का असर पड़ रहा है, सीधी मार जो पड़ती है वो CPI के तहत आता है। तो इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर लेवल पर एक सर्वेक्षण जो है करना पड़ेगा। और देखिए ताजा खपत का सर्वेक्षण 2017-18 में उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के द्वारा किया भी गया था, लेकिन फिर 2019 में सरकार ने ये कह के कि डाटा की क्वालिटी खराब है उस पूरी रिपोर्ट को ही कैंसिल कर दिया। इस चीज़ पे जो पॉइंट ऑफ सीन है वो ये कहते हैं कि सरकार ने आंकड़ों पर आपत्ति जताई, कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबी बढ़ गई है और गवर्नमेंट उन डाटा को छुपाना चाहती है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, आज हम
फोकस करेंगे WPI पे। तो आपको एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि CPI अभी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर रही क्योंकि उसके लिए बड़े लेवल पर सर्वे करना पड़ेगा, लेकिन WPI जो है सरकार चेंज करने के बारे में बातचीत कर रही है और बहुत जल्दी हमारे सामने एक न्यू सीरीज जो है आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। यहाँ से दो चीज़ें समझे, पहला कि CPI के लेवल पे हमें बहुत सारा सर्वे करना पड़ता है तब जाके चेंज होगा। दूसरा ये पता चला कि WPI इसलिए गवर्नमेंट चेंज कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में अच्छे से पता चल सके। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ एक बात ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। यहाँ पे पूछा हुआ है कि बेस ईयर में चेंज करने से जो मुद्रास्फीति है इसके आंकड़ों पर क्या असर होगा। तो देखिए मुद्रास्फीति की प्रक्षेप वर्ग और अधिक सटीक बन जाएगी। बहुत मुश्किल से लाइन है, इसको समझने के लिए पहले महंगाई क्या होती है, WPI CPI क्या होता है, ये सब काम कैसे करता है ये जानना ज़रूरी है। और फिर वीडियो के एंड में हम वापस इस लाइन पे जो है आएंगे। ठीक है, आइए पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर कर लेते हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन देखिए। दैनिक जीवन में लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और साथ में सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्यतः एक वृद्धि। मान लीजिए आप मिल्क परचेज करते थे तो जो मिल्क का रेट था वो करीब 1-1.5 साल पहले 23 जो है था 500 ml के लिए। ठीक है, उसके बाद वो बढ़कर कितना 24 हो गया है। अभी आप दिल्ली में देखेंगे तो आपको सेम मिल्क के लिए 25 रुपीज़ जो है पे करने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ ये मिल्क पहले 24 का मिलता था अब ये 25 का मिलता है, तो इसमें क्या हुआ है, लगभग 1 रुपीस का जो है प्राइस बढ़ा है, यानी कि थोड़ी सी महंगाई आपको देखने को मिली है। और जब वस्तुओं में एक लंबे टाइम तक एक अवधि में सामान्यतः जो है कीमतें बढ़ने लगी, देखिए एक तो महंगाई होती है। फोर से टमाटर आज हो सकता है आपको 25 रुपये के हाफ KG मिल रहे हो, कल को हो सकता है 30 रुपये के हाफ KG मिल रहे हो सकता है एक हफ्ते बाद वो फिर से 20 रुपये के हाफ KG मिल रहे हो। तो कहीं ना कहीं टमाटरों का जो प्राइस का कर्व जाएगा वो कुछ ऐसे तरीके से जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक मैं बेस ईयर मान लूँ, लेकिन उसको महंगाई नहीं बोलते, वो तो डे टू डे जो है चीज़ें चेंज हो रही है। लेकिन एक अवधि में सामान्यतः जब कीमतें बढ़ती चली जाएं तो जो है आप कहते हैं कि महंगाई है। जैसे यहाँ पे मिल्क के पैकेट पे पहले 23 रुपया था, फिर 24 हुआ, अब ये 25 हो गया है। अब ये 25 से कम वापस 24 तो होगा नहीं, अब ये ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा जनरली। तो मतलब जो है महंगाई थोड़ी सी आई है, ये इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, यानी कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, चीज़ों को खरीदने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 24 ही रुपए थे, आप दूध लेने चले गए, आपको नहीं पता था कि इसके रेट बढ़ गए। अब आप मिल्क का पैकेट फिलहाल नहीं खरीद पा रहे, हालांकि दैट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बट समझते हैं। तो अब क्योंकि सिर्फ 1 रुपया उस पर बढ़ गया है और आपके पास इस टाइम पे नहीं है, अब आपके 24 रुपयों की क्षमता खत्म हो गई है उस दूध को लेने की, आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है। सेम अमाउंट में पहले आप दूध पी सकते थे, बट आप सेम अमाउंट में आप नहीं पी सकते क्योंकि आपकी उस मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो इसका मतलब देखिए इन्फ्लेशन क्या करती है कि जो आपका पैसा है जेब में उसकी वैल्यू कम करती है। थोड़ा सा और समझते हैं, आपने सुना होगा जो हमारे दादा दादी होते हैं वो हमसे जनरली कहते हैं कि हमारे ज़माने में 10 रुपये में तो इतनी चीज़ें आ जाती थी, है ना, और आज के टाइम पे देखा जाए तो 1000 रुपये में भी कुछ नहीं आता। तो देखा जाए तो 10 रुपये से लेकर अगर 1000 रुपये का परसेंटेज चेंज देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है। तो क्या इतनी महंगाई आ गई है? नहीं, हम क्या करते हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो प्राइस जो है बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, बेस ईयर ले लेते हैं कि भाई 2011-12 में दूध का ये रेट था, सब्जी का ये रेट था, शूज़ का ये रेट था, कपड़ों का ये रेट था। अब 2022 में क्या रेट चल रहा है? तो अब जब हम देखेंगे ना तो 2022 के रेट को 2010 या 11 के रेट पे देखेंगे, हम पुराने 1986-82 के रेट पे नहीं देखेंगे। ये बेस ईयर का मैथ होता है और थोड़ा सा चीज़ें आपको आगे जो है समझ में आ जाएंगी। अब देखिए इस पिक्चर से थोड़ा सा हम क्लियर समझते हैं। आप क्या है, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, आप शॉपिंग करते हैं, खुश हो जाते हैं। देखिए शी इज़ वेरी हैप्पी, है ना। आप लोग कहाँ से शॉप
करते हैं, तो किसी शॉप पे आप लोग जाते हैं, वहां से शॉप करते हैं, तो आप क्या करते हैं, रिटेल में चीजें खरीदते हैं, खुदरा रूप से चीजें खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा ट्रक का ट्रक आप टमाटर का खरीद के ले आए, पूरा का पूरा आपने जो है एक आलू का पूरा मंडी खरीद ली। रिटेल में आप चीजें खरीदते हैं, तो जब रिटेल में जो चीजें खरीद जाती है उपभोक्ता के लेवल पर, वहां पर जो प्राइस में चेंज होते हैं उसको बोलते हैं सीपीआई। अब ये जो शॉपकीपर है, ये क्या करता है, ये होलसेल में सामान खरीदता है, यानी कि इसके पास तो अपने पूरा स्टोर होगा जहाँ पे होलसेल में सामान खरीद कर लाया। कहाँ से खरीद के लाया है, ये देखिए फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मंडी वगैरह से खरीद कर लाया है। तो मंडी वगैरह में देखिए सामान पूरा लॉजिस्टिक्स के साथ कहाँ पे, शॉप्स तक पहुँचता है, और फिर शॉप से जो है ये कंज्यूमर तक पहुँचता है। होलसेल लेवल पर जो प्राइस में चेंज होता है उसको WPI में मेजर करते हैं। तो बेसिकली दो तरीके की महंगाई हुई, एक जब आपने बल्क में कोई सामान खरीदा होलसेल लेवल पे, वहां पर WPI, एक जब आप रिटेल में कंज्यूमर लेवल पर कोई सामान खरीद रहे हैं तो CPI। अब इन दोनों ही महंगाइयों को गवर्नमेंट मेजर करती है और उस हिसाब से पॉलिसीज बनाती है। जैसे RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अपना टारगेट रखती है इस CPI को, ठीक है। वो कहते हैं ये CPI 4% अगर है तो हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है, और अगर ये CPI 4% से ±2 हो जाए, ठीक है, यानी कि 2% हो जाए या फिर 6% हो जाए, तब तक भी मामला ठीक है। अगर ये 2% से नीचे गिर गई, महंगाई कम हो गई, या फिर ये 6% से ऊपर चली गई, महंगाई बढ़ गई, तो ठीक नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि महंगाई होना तो अच्छी बात नहीं है, अगर हमारी परचेजिंग पावर जो है ख़त्म होती है, हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं इसको ज़ीरो रख लेते हैं, जितने पे सामान आज मिल रहा है उतने पे ही मिलता रहे। क्यों गवर्नमेंट कहती है कि 2 से 6% के बीच में महंगाई होनी चाहिए? देखिए, अर्थव्यवस्था आगे की ओर वृद्धि करे, ग्रोथ करे, इसके लिए थोड़ी सी इन्फ्लेशन अच्छी मानी जाती है, इसको भी हम समझते हैं। इतना आप यहाँ तक जो है चीज़ों को समझ गए हैं। उसके बाद देखिए, अब हम समझते हैं कि थोड़ी सी भी इन्फ्लेशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अच्छा, डिमांड सप्लाई जो है इसको मैं थोड़ा सा बाद में आपको समझाऊंगी, पहले यहाँ आ जाइए। अब देखिए, मान लीजिए जो चॉकलेट्स थी वो 100 रुपीज़ में मिल रही थी, ठीक है, तो 100 रुपीज़ आप पे करने को खुश भी थे। यहाँ पे जो चॉकलेट्स बनाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका भी अच्छा खासा जो है काम चल रहा था, लेकिन अब वो क्या करना चाहता है, अपनी जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। उसके लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उस प्रोडक्ट पे थोड़े से रेट बढ़ा देगा। अब वो क्या कर देगा, जो 100 रुपीज़ की चॉकलेट थी उसको 120 रुपीज़ में जो है बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आप खुशी खुशी 120 रुपीज़ में इसको खरीद रहे हैं तो उसके पास पैसा आएगा और फिर वो अपने एक्सपेंशन कर लेगा। लेकिन मान लीजिए आप लोग ये सोचने लगे कि भाई इतनी महंगी चॉकलेट तो हमें नहीं लेनी, या इतनी महंगी बाइक हम नहीं लेंगे, इतनी महंगी गाड़ी हमें नहीं लेनी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हम सेविंग करेंगे, चीज़ों को खरीदेंगे ही नहीं। तो अब इस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो है पैसा नहीं आ रहा है, तो जब पैसा नहीं आएगा, यानी कि जब आप कंजप्शन को कम कर देंगे, सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे, या किसी वजह से भी आप खर्चा करना कम कर देंगे, तो खर्चा कम हो रहा है मतलब मार्केट में डिमांड कम हो रही है, मांग ही नहीं जनरेट हो रही। तो इसकी वजह से क्या है, सामान बिक ही नहीं रहा। जब सामान बिक ही नहीं रहा तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। जब प्रॉफिट कम होगा तो जो एक कारोबारी है वो जितनी लागत लगा के सामान बेच रहा है वो भी तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से उसने जो बैंकों से लोन उठा के अपना फैक्ट्री को खड़ा किया था, अब वो उस बैंक का इंटरेस्ट, उसका जो है प्राइमरी धन जो है वो नहीं चुका पाएगा। प्रॉफिट गिरा, कारोबारी की आमदनी गिरी, उस आमदनी की वजह से वो बैंकों को लोन वापस नहीं दे पा रहा। बैंकों पे क्या है, NPA वगैरह बढ़ जाएंगे। जब बैंकों पे NPA वगैरह बढ़ जाएंगे तो बैंक आगे लोन देने में डरने लगेंगे, ठीक है। आगे लोन नहीं देंगे तो जैसे मान लीजिए आप चाहते थे कि मैं एक नया स्टार्टअप शुरू करूँगा, आप बैंक के पास गए, बैंक कहेगा भाई मंदी बहुत है, पिछले ही लोन हमारे चुके नहीं है, आप नया लेने आ गए, हम नहीं दे सकते। तो इसीलिए बैंक नए लोन नहीं देंगे। नए लोन नहीं देंगे तो नई इंडस्ट्री नहीं लगेंगी,
नई इंडस्ट्री नहीं लगेंगी तो रोजगारों का जो है बनना बंद हो जाएगा। कहाँ से रोजगार का जनरेशन होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो फिर से क्या होगा? अब लोगों की जेब में पैसा नहीं है। जो फैक्ट्री जिसका प्रॉफिट नहीं हो रहा था वो कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर देगी कि भाई आप बाहर निकलो, हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते। और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और ज़्यादा लोगों की जेब में पैसा कम होगा। इसकी वजह से और ज़्यादा क्या है, कंजप्शन कम होगा। अब आप और चीज़ें नहीं खरीदेंगे, फिर डिमांड और गिरेगी, फिर प्रॉफिट गिरेगा, और इस तरीके से ये एक विशेष साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है। तो इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए मार्केट में फिर क्या करता है आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ी लिक्विडिटी को इंजेक्ट करती है। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन इसीलिए ज़रूरी होती है। अगर अच्छा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो फिर आप जितना कमा रहे हैं उतने में भी आपका खर्च नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो बेसिकली परेशानी एक हो जाएगी। उसकी वजह से भी फिर एक जो है विशेष साइकिल बनता है। तो एक वर्चुअस साइकिल, एक गुण वाली साइकिल बनने के लिए ज़रूरी है कि एक जो आरबीआई की तरफ से बैंड बताया गया है उसके बीच में थोड़ी सी इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अब क्या है, डिमांड और सप्लाई को जो है समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सप्लाई में 3 चॉकलेट्स थी, डार्क चॉकलेट्स है, ठीक है, किसको पसंद नहीं होती। उसके सामने उतनी ही डिमांड भी थी। तो क्या है, काम बिल्कुल बराबर चल रहा था कि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, तो जिस तरह काम चल रहा है उस तरह काम चल रहा है। लेकिन अब किसी वजह से क्या हो जाए, सप्लाई जो है कम हो जाए, कोविड की वजह से, या फिर यूक्रेन से कुछ चीज़ हम इंपोर्ट करते थे, वहाँ पे युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, कोई फैक्ट्री बंद हो गई उसकी वजह से, बैंकों ने लोन नहीं दिया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नया प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, किसी भी कारण से अगर सप्लाई कम हो जाए लेकिन डिमांड यहाँ पर उतनी की उतनी ही रहे तो महंगाई क्या है, बढ़ जाएगी। कैसे, नवरात्रों में आपने देखा होगा फ्रूट्स के रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो फ्रूट्स की उतनी हो रही है जितनी हमेशा होती थी, लेकिन अब हर किसी को फ्रूट चाहिए, अब हर कोई फास्ट रख रहा है, हर किसी को फल खाने हैं, अभी नवरात्रों में ही खरीदते हैं, तो रेट बढ़ जाएंगे। महंगा है, जिसको पास ज़्यादा पैसा है आके खरीद लीजिए। तो अगर सप्लाई कम हो, डिमांड उतनी ही रहे, डिमांड उतनी ही रहे या बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ती है। अब मान लीजिए सप्लाई बढ़ गई, मान लीजिए किसी बैंक ने बड़ा खुश होके लोन दे दिया, भाई ये पकड़ो लोन, तुम खूब सारा जो है प्रोडक्शन करो, खूब सामान बेचो। लेकिन यहाँ पे इंसानों के हाथ में पैसा ही नहीं है, आपकी और मेरी सैलरी नहीं मिली है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में टमाटर तो बहुत सारे हैं, मार्केट में दूध बहुत सारा आया हुआ है, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। तो आखिर में क्या न्यूज़ आती है कि किसानों ने अपने टमाटर इतने मंदे बिक रहे थे कि खर्चा उनका लाने ले जाने का भी पूरा नहीं हो रहा था। बाकी तो छोड़ दीजिए, क्या किया, खेत में ही तबाह होने के लिए छोड़ दिए। दूध वालों ने क्या किया, दूध सड़कों पे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि लोग कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से क्या आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है। और जब यहाँ पर कोई खरीदेगा नहीं तो आगे ये 4 चॉकलेट थोड़ी बनाएगा, ये फिर 2 ही चॉकलेट बनाएगा। अगर वो भी नहीं बिकी तो फिर ये 1 चॉकलेट बनाएगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ी सी महंगाई ज़रूरी है, और डिमांड और सप्लाई इस तरीके से जो है चीज़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए। अब हमने समझ लिया महंगाई क्या है, हमने समझ लिया महंगाई ज़रूरी क्यों होती है, हमने समझ लिया मंदी क्या होती है। उसी एक अवधि में अगर सामान्यतः गुड्स और सर्विसेज के प्राइस गिरने लगे तो वो मंदी कहलाती है। अच्छा, गुड्स आप समझते हैं, चॉकलेट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शूज़, कुछ भी ऐसी चीज़ कमोडिटी, वो जो है आपकी गुड्स होती है। सर्विसेज क्या होती है, आप देखिए ट्रैवल करते हैं, कैब मंगाते हैं, आप क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं, आपने जो है अपने घर पे सफाई करने के लिए किसी को बुलाया है, वो आपके घर की सफाई करके गए, ये सारी सर्विसेज होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये भी तो आप परचेज करते हो ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए जो है चीज़ों को जाना जाता है। समझ गए। अब हम क्योंकि शुरुआत हमने की थी थोक मूल्य सूचकांक से, तो पहले थोक मूल्य सूचकांक WPI के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहीं से पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा, और याद कीजिए वो पहली वाली पिक्चर जहाँ पे वो बहुत खुश थी शॉपिंग करके। फाइनली वो माल कहाँ से आया था, वो मंडी से सामान आया था। मंडी में व्यापारी जब बल्क में चीज़ें खरीदते हैं तो उनको कितना रेट देना पड़ रहा है। मान लीजिए
2010 में जो है उनको बेसिकली 100 रुपये किलो प्याज मिल रहे थे। अभी फिर से 2022 में मान लीजिए क्या हो गया है, उनको 120 रुपये किलो प्याज खरीदने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये बेस ईयर है मान लीजिए, तो कितनी महंगाई हो गई है बेस ईयर से, 20%। तो बेस ईयर से हम ये पता लगाते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में कितने प्राइस बढ़े हैं या कितने प्राइस गिरे हैं, तो ये बेस ईयर होता है। कोई तो एक ईयर मानना पड़ेगा ना कि यहाँ से महंगाई घटना या बढ़ना हम मानेंगे। तो इसीलिए जो हमारा WPI का बेस ईयर है वो भी कितना, 1 दशक पुराना है, 10 साल पुराना है, 11-12 का बेस ईयर है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, उसको चेंज करके 17-18 का करते हैं। अब हम क्योंकि 11-12 पे माप रहे हैं तो बहुत अंतर है, 1 दशक पुरानी चीज़ों से महंगाई माप रहे हैं। जब 17-18 कर देंगे तो हम रिसेंट वाली जो महंगाई थी उसके अनुसार चीज़ों को देखेंगे। आते हैं यहाँ पे, तो देखिए मंडी में जो व्यापारी लोग हैं वहाँ पर जो सामान बिकते हैं उनकी जो कीमतों को मापने वाला होता है वो थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI होता है। कौन जारी करता है, तो जो आपका इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस होता है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है वो जारी करता है। आधार वर्ष है 2011-12। ठीक है, इसके जो आंकड़े चुने जाते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, जो विनिर्माण इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, उन सब जगह से जो आपके संस्थागत स्रोत होते हैं वहाँ से जो है लिए जाते हैं। आंकड़े हर महीने जारी किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एवरी मंथ। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अब WPI के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि अच्छा मैम आपने बताया प्याज 100 की मिलती थी, अब 120 की मिल रही है, 20% की महंगाई है, तो फिर ये WPI सूचकांक लाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारे सामान है ना, अब सारे सामान का अलग अलग आप महंगाई तो निकाल नहीं सकते, तो क्या कर देते, एक इंडेक्स बना देते हैं। ये हमने एक इंडेक्स बना दिया कि भाई प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, शूज़ हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ एजुकेशन है, कुछ हेल्थ केयर है, ये सारे के सारे जो है सामान है, इन पे कितनी महंगाई हुई है। तो एक बास्केट बना दी, एक टोकरी बना दी, उस टोकरी में हर वो चीज़ डाल दी जिसको आम आदमी यूज़ करता है, और उस टोकरी का जो है अब आप क्या करते हैं, बताते हैं कि इस टोकरी के 2011-12 में क्या रेट थे, इसी टोकरी के अब 22 में जाके क्या रेट है, उसमें जो अंतर है वो महंगाई है। ये हो गया। इसके अलावा देखिए क्या होता है, वेट असाइन किया जाता है। वेट, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा कि ये कोई कॉमोडिटी नंबर 1 है, कॉमोडिटी नंबर 2, कॉमोडिटी नंबर 3, जूस का डब्बा, चॉकलेट, कुछ भी रख लीजिए। इसका प्राइस 50 रुपये था, इसका प्राइस मान लीजिए 30 रुपये था, इसका प्राइस मान लीजिए 100 रुपये था। अब ये जो इसका प्राइस बढ़ के 60 हो गया, इसका प्राइस बढ़ के 70 हो गया, इसका प्राइस मान लिया बढ़ के 120 हो गया। तो अब एक एक करके यहाँ से भी तो हम इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, शूज़ आप रोज़ नहीं खरीदते हैं, लेकिन फ्रूट्स आप हो सकता है रोज़ खरीदते हो। आप गॉगल्स रोज़ नहीं खरीदते हैं, लेकिन वेजिटेबल आप रोज़ खरीदते हैं। तो कोई चीज़ आप डेली यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ आप महीने में, कोई चीज़ आप साल में लेते हो। जैसे एजुकेशन की फ़ी आप हर दिन नहीं भरते हैं, एक टाइम पे भरते हैं, रेंट आप रोज़ नहीं देते हैं, महीने में देते हैं। तो जिस चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको उतना भार दे दिया कि भाई इस चीज़ का वेट ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ का भार ज़्यादा है। जिस चीज़ को आप कम यूज़ करते हो उसका भार कम दे दिया। अब वो वेट असाइन करके अब आप इन्फ्लेशन निकालते हैं, समझ गए। तो बास्केट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को एक साथ रख लिया जो आप यूज़ करते हो। इंडेक्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को आपने लिस्ट कर दिया। वेट क्यों ज़रूरी है, किस चीज़ की कितनी अहमियत है ये उसके वेट से पता चलती है। अब यहाँ पे आ जाइए, WPI के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे आप देख लीजिए दाल, चावल, सब्जियां, ये आपके प्राइमरी आर्टिकल्स हैं। इनका वेट कितना है, लगभग 22.62% है। इसके बाद ईंधन और शक्ति, फ्यूल एंड पावर, इसके अंदर क्या आएगा, रासायनिक उत्पाद, धातु उत्पाद, खाद्य उत्पाद, तेल, बिजली, कोयला। ठीक है, हम तो इसकी बात करें ना ईंधन और शक्ति की, तो तेल, बिजली, कोयला, इसका वेट कितना है, लगभग 13.25% है। देन इसके बाद आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, विनिर्मित उत्पाद। इनमें आएंगे आपके जो है केमिकल प्रोडक्ट्स, आपकी मेटल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारा का सारा। इसका वेट कितना है, 64.
जो है 2-3%, सारे कॉमोडिटी का मिला के 100% वेट हो गया। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली, अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि WPI के घटक को आप बढ़ने से घटने के क्रम में लगाइए, किसको सबसे ज़्यादा भार मिला हुआ है, तो विनिर्मित उत्पाद को सबसे ज़्यादा है, नंबर 2 पे प्राइमरी आर्टिकल्स को है, नंबर 3 पे जो है आपकी ईंधन एंड शक्ति को है। ये आप चीज़ों को यहाँ पर क्लियर समझ गए, एक एक करके समझिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार। WPI समझ गए, अब आ जाते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI पर। देखिए, जो मंडी में बैठा था वो सामान खरीद के लाया, उसके लिए WPI था, आपने उस दुकानदार से सामान खरीदा, आपके लिए CPI है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, खुदरा स्तर पर, रिटेल के लेवल पर महंगाई को मापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में है, जिनमें से 4 इंपॉर्टेंट हैं, चारों के नाम दिए गए हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, कृषि मजदूरों के लिए CPI, ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI, और एक CPI मापा जाता है ग्रामीण, एक CPI शहरी, और फिर उन सबको मिला के बोलते हैं CPI कंबाइंड। ठीक है, जो शुरू के 3 हैं उनको श्रम ब्यूरो, जो कि श्रम मंत्रालय के अंदर है, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर है, इसके द्वारा मापा जाता है। जो CPI रूरल, अर्बन और कंबाइंड है, इसको जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाली CSO के द्वारा जो है मेजर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, अब CPI के अंदर प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा जनरली इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो एक कंज्यूमर के रूप में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे खाना पीना 45 है, घर की बात करें 10% है, ईंधन और प्रकाश की बात करें 6 पॉइंट समथिंग, कपड़े और जूते 6 पॉइंट समथिंग, पान तंबाकू नशीला पदार्थ ये भी तो बहुत यूज़ होता है, तो इसमें भी तो महंगाई देखनी पड़ेगी ना। तो देखिए 2.38%, बाकी सारा विविध मिला के तो 28.38%। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये CPI कंबाइंड है, C लिखा है ना यहाँ पे, कंबाइंड है। इसमें से जब आप ग्रामीण को मेज़र करते हो तो जो आवास वाला पोर्शन है इसको नहीं नापते हो, यानी कि आवास मुद्रास्फीति पर विचार नहीं करते जब ग्रामीण CPI देखते हैं, क्योंकि माना जाता है गांव में घर अपने ही होते हैं, शहरों में लोग रेंट लेकर रहते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इसको ध्यान रखिएगा, इतना समझ गए। अब 2 वर्ड आते हैं, एक आता है कोर मुद्रास्फीति, एक आता है हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि WPI में भी एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है और CPI में भी एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, लेकिन जनरली क्योंकि एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से समाचार पत्रों में बातचीत की जाती है कि प्याज ने रुलाया, टमाटर ने रुलाया, इस तरह की हेडलाइंस हम देखते हैं, तो जनरली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको CPI से रेफर किया जाता है, हालांकि इट्स नॉट अ रूल, WPI का भी हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, वो एक अलग चीज़ है। ये जनरल अवेयरनेस की बात थी। मेन मुद्दा क्या है, देखिए कोर मुद्रास्फीति जो होती है उसमें वो चीज़ें जो वॉलेटाइल हैं, जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, उनको नहीं मिलाया जाता। ठीक है, जो चीज़ में फटाफट बदलाव होता रहता है, जब उसको निकाल देंगे तो जो बचा रहेगा उसी को जो है कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेमेशन में से खाद्य और ईंधन की इन्फ्लेशन निकाल दीजिए तो आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए तीसरा भी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो औद्योगिक क्षेत्र में कमोडिटीज़ होती हैं उनके लिए इसका जो है मेज़र किया जाता है, और ये खास अवधि में कितना उत्पादन हमारी इकोनॉमी में हो रहा है उसके बारे में जो है बात करता है। तो इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर देखिए कुल 682 आइटम हैं। इसके आंकड़े कौन संकलित करता है, तो NSSO, जो किसके अंदर में आता है, आपका CSO के अंदर ही आता है, यही इसके आंकड़े संकलन करता है। अच्छा, जो CPI है उसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि मेजर तो करता है CSO, लेकिन आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम NSSO का है, CPI में भी। और जो बहुत बीहड़ इलाके हैं जहाँ तक पहुँच नहीं है, वहाँ के आंकड़ों का संकलन डाक विभाग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया, इतनी जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, इस IIP का क्या मतलब है, तो आंकड़ों का यूज़ जो है गवर्नमेंट करती है, और इन आंकड़ों का यूज़ जो है रिसर्च वगैरह के करने के लिए भी चीज़ें होती है। इससे पता चलता है कि एक साल में 6 महीने में, 1 महीने में
पूरे देश के लेवल पे कितना जो है इंडस्ट्रियल काम धाम चल रहा है। ठीक है, दो तरीके से डाटा पेश किया जाता है, एक सेक्टर वाइज सेक्टर निकाल लेते हैं कि मान लीजिए खनिज सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ठीक है, आपके निर्मित उत्पाद सेक्टर। एक होता है गुड्स वाइज, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे डीजल, केरोसिन, यूरिया, बिजली, है ना, धागा, कील, नल, पाइप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आप समझ गए। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आईआईपी डाटा जनवरी 2022 का, तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 1.3% से बढ़ा है जनवरी में, यानी कि इसमें थोड़ा ठीक ठाक स्थिति अब देखने को मिल रही है। कोविड के बाद जो है इंडस्ट्रीज वापस से आ रही है। अब हम वापस से वहाँ आ जाते हैं जहाँ से हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट किया था, कि ये आपने समझ लिया अब WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, कि WPI की जो सीरीज है गवर्नमेंट नई लाने की बात कर रही है, इससे क्या होगा। देखिए, उद्योग और जो आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है DPIIT, उन्होंने जून में एक कार्यकारी समूह का गठन किया था। उसने एक तकनीकी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि WPI की एक नई सीरीज लेके आइए जिसका 20 ईयर 2017-18 रखिए। साथ ही उन्होंने ये कहा था औषधीय पौधे और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप मेजर नहीं करते हैं, ऐसे करीब 480 आर्टिकल्स। ठीक है, ये आर्टिकल पॉलिटी वाला नहीं है, आर्टिकल मतलब सामग्री, है ना। तो इन 480 आर्टिकल्स को जोड़ दिए। देखिए WPI में भी क्या है, वर्तमान में 697 जो है आर्टिकल्स हैं, और अभी जो है इन्होंने कहा है इसको बढ़ा के कितना कर दीजिए, 1176 कर दीजिए। इससे मैंने आपको क्या बताया था, महंगाई का प्रक्षेप वक्र बदलेगा। इसका मतलब क्या है, अब देखिए इससे क्या है, अभी इकोनॉमी में क्या कुछ चल रहा है, रिसेंट में जो गवर्नमेंट ने उपाय लिए थे उनकी वजह से महंगाई क्या कुछ हुई है। तो 2017-18 में कितनी महंगाई थी, क्या उपाय हुए, क्या कुछ अर्थव्यवस्था में बदला, तो अब 2017-18 के कंपैरिजन में 22 में कितनी महंगाई है ये पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये बताता है कि इससे जो है आपको डाटा और अधिक विश्वसनीय बन जाएगा। हो सकता है महंगाई और बढ़ी हुई मिले, हो सकता है महंगाई और घटी हुई मिले, क्योंकि आप नए नए आर्टिकल्स ऐड करेंगे, डिपेंड करते हैं उन आर्टिकल्स पे। लेकिन इससे क्या है, डाटा और ज़्यादा विश्वसनीय बन जाएगा और अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को आप बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। कुछ और चीज़ें जैसे पेन ड्राइव, लिफ्ट, व्यायामशाला के जो उपकरण होते हैं, मोटरसाइकिल के इंजन होते हैं, ये ऐसी चीज़ें हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, जिम के जैसे उपकरण हैं, लेकिन अभी वो WPI में ऐड नहीं है। तो आज के टाइम का जो लाइफस्टाइल हो गया है, इसके हिसाब से पेन ड्राइव वगैरह जैसी चीज़ें बास्केट में डाली जाएंगी ताकि एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर निकल कर हमारे सामने आए। ठीक है, तो समझ में आ गई चीज़ें यहाँ तक। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अर्थव्यवस्था को जितना सिंपल करके पढ़ेंगे, जितना आसान भाषा में समझेंगे, उतनी जल्दी दिमाग में जाता है। मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आपका भी हो जाएगा। तो आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।